नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो तीन विषयों पर बात करेंगे। एक, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जमकर फटकार लगाई है। और यह फटकार क्यों लगी है? अदालत ने कहा है कि राजनीति के लिए आप कानून व्यवस्था के नाम पर डर फैला रहे हैं, और जो कार्तिकेय दीपम जलाने का जो फैसला कोर्ट ने सुनाया था कि उसकी जो इजाजत दी थी, उसको राज्य सरकार तरह तरह के बहाने बना करके टालने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। देवताओं की स्तुति में एक पहाड़ी पर, एक पर्वत की शिखा पर दीपक जलाना है, और राज्य सरकार राजनीतिक कारणों की वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है। एक तो हम जरा इस पर बात करेंगे कि तमिलनाडु सरकार इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। दूसरे, जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई सरकार तो हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है, ये हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि अदालतों ने मेरिट पर अब फैसले लेने शुरू किए हैं, और दो लोग जिन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अराजकता फैलवाने की कोशिश की थी 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में अपने परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे थे। आपको याद होगा दिल्ली में दंगे हुए थे। उन दंगों में बाकी लोगों के साथ साथ उमर खालिद और शर्जिल इमाम के भी नाम आए थे, और अब उन पर गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। 5 साल से वो तिहाड़ में हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था उनकी जमानत का। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत देने से न केवल इनकार किया, बल्कि उनके वकील कपिल सिब्बल से कहा कि 1 साल तक अब आप दोबारा जमानत की अर्जी नहीं लगाएंगे। निचली अदालत में जाइए, वो मेरिट पर इसमें फैसला करेगी, लेकिन हम जमानत नहीं दे रहे हैं क्योंकि बेहद संगीन आरोप हैं। इधर कांग्रेस के नेताओं के कुछ और बोल बिगड़े हैं, उन पर भी जरा चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ लेते हैं भाऊ तोरसेकर जी के साथ, और उन्हीं से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। भाऊ प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भाऊ, मद्रास हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है स्टालिन सरकार को, और मसला संवेदनशील बना दिया गया। उतना संवेदनशील था नहीं। वहां पर लगभग व्यवहार वैसा ही किया जा रहा है जैसा पड़ोसी देशों में हो रहा है। पाकिस्तान में जो हिंदुओं के या अल्पसंख्यकों के धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको न केवल रोका जाता है बल्कि धर्म स्थलों को गिरा भी दिया जाता है। तरह तरह के अत्याचार, दमन किए जाते हैं। अपने ही देश में ये सब भुगतना पड़ रहा है, तमिलनाडु हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, या कुछ दूसरे स्टेट हो। नहीं, इसका कारण हमारी जो क्या बोलते हैं उसको सहनशीलता है, इसका भी हमने अतिरेक किया है, तो परिणाम तो हम तो भुगतेंगे ना। यहाँ भी मुस्लिम अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है, उन पर अगर थोड़ी भी आंच आती है तो वो चिल्लाना शुरू करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग उनका साथ देते। तो अगर पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, या यहां भी हो, अगर हिंदुओं पर थोड़ी भी आंच आ जाए तो हमारे बुद्धिजीवी हमारे साथ खड़े होते नहीं। तो हमारे सबसे पहले दुश्मन जो है वो हमारे सेक्युलर बने हुए बुद्धिजीवी हमारे दुश्मन है, ना कि अल्पसंख्यक है। हमको ये बोलना पड़ेगा। ये कोर्ट क्या करेगी, कानून क्या करेगा, वो छोड़ दो, वो बाद की बात है। देखो, बीमारी कहां फैली है, आप वहां जाओगे कोरोना होगा, यहां जाओगे प्लेग होगा, वो बात अलग है। लेकिन प्लेग होने के लिए मेरे शरीर में दुबलेपन होना जरूरी होता है। अगर मेरा शरीर अगर कंडम है, दुखड़ाइट है, वो उतना
स्वास्थ्यपूर्ण नहीं है तो पहला दोष मेरा होता है, बीमारी का नहीं होता। तो जब तक हिंदू समाज में हम ये क्लियर नहीं करते कि हमें जो हमारे आस्थाओं के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनका बंदोबस्त हम पहले करेंगे। जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा उसको किसी भी चुनाव में हिंदू वोट नहीं देगा। इस ढंग से हमको आगे बढ़ना चाहिए। बाद में कोर्ट क्या करेगा, कानून क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, वो सब बाद की बात है। क्या होता है, हम इन पर चर्चा करते हैं और एक तरीके से उनको बढ़ावा देते हैं। उसमें लॉजिक ने भाड़ में गया लॉजिक। कोई भी मुस्लिम या क्रिश्चियन जब उसकी आस्था पर बात आती है तो लॉजिक पर बात नहीं करता। अगर सामने वाला कोई परमाणु बम बनाता है तो उससे लड़ने के लिए हमको परमाणु बम बनाना पड़ेगा। हम गांधी का देश है, हम ये है, हम वो है, ये फालतू की चर्चा नहीं करनी चाहिए और हमको उसमें लॉजिक बिल्कुल ढूंढना नहीं चाहिए। बस जो कोई बोल रहा है, जो डीएमके बोल रहा है, बस डीएमके गलत है। तो जब तक सामने वाला डीएमके की गलती मान नहीं लेता और डीएमके को कंडेम नहीं करता तब तक हम सामने वाले का आर्गुमेंट सुनेंगे तक नहीं। ये तरीके से जाना पड़ेगा। हम उनसे क्या करते, विमर्श करते, विचार विनिमय। अरे कहीं का विचार नहीं, 2 थप्पड़ लगाओ, मामला खत्म। बाबा का बुलडोजर चल जाता है तो अपने आप सब सीधे हो जाते हैं। तो ये बात माननी पड़ेगी, ये क्या सही है क्या गलत है, इसकी चर्चा बहुत 70-80 साल से चल रही है। बात साफ है। अगर आपको मैं तो एक भूमिका लेकर बोलता हूं कि अगर यहां से भागना पड़ेगा तो जाओगे कहां, ये मुझे बताओ, और बाद में सब सेक्युलर में मान लेता हूं, आपका सब लिबरल में मान लेता हूं। लेकिन अगर मुझे इस भारत भूमि से भागना पड़ेगा अपनी आस्था के साथ जीने के लिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, वो जगह मुझे दिखाओ। मैं आपके लिबरलिज्म मान लेता हूं, नहीं है तो ये नाटक बंद करो। आप भी उतने ही गुनहगार हो जितना कोई जिहादी है उतना। बस बात साफ होती है। ये क्या होता है, ये हमको शिकंजे में लेते हैं, हमसे बात शुरू करते हैं लॉजिकली बात। लॉजिक छोड़ दो, भाड़ में गया लॉजिक। अगर आपको आपकी आस्था बचाने, इस्लाम की बुनियाद क्या है, क्रिश्चियनिटी की बुनियाद क्या है, सबसे पहले आस्था है। कभी वेटिकन या मक्का पर चर्चा होती है तो राम जन्मभूमि पर, वाराणसी पर क्यों चर्चा होती है? कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। तो है यह भोलेनाथ का अगर वाराणसी में काशी का मंदिर है तो है, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वेटिकन पर चर्चा नहीं होती। तो हम इस चर्चे में जाते हैं तो हम ही उनको कोऑपरेट करते हैं हमारे दुश्मनों से। गांधी जी का एक बढ़िया वचन मुझे याद आता है। गांधी जी बोलते हैं कि कोई भी आपके कोऑपरेशन के सिवा आपका इंसल्ट तक नहीं कर सकता। हमले की बात दूर की। तो हमको इतना सजग होना पड़ेगा। हमको उनके एजेंडे पर चर्चा नहीं करनी है, हमको अपने एजेंडे पर उनको चर्चा में लाना है। लेकिन हम, हाँ, संजय राउत क्या बोला, पृथ्वीराज चौहान क्या बोला, स्टालिन ने क्या कहा, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं तो हमसे ही एक तरीके से हम ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो रोकना पड़ेगा। ये कितना नालायक है उस पर चर्चा करनी है, ये कितना देशद्रोही है उस पर चर्चा करनी है, ताकि जो सुनने वाले हैं उनके दिमाग में आ जाए कि भाई ये बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे चलकर हमारे बच्चे पोते जो है उनके लिए संकट पैदा होने वाला है। तो सवाल ये पूछो, अगर पृथ्वीराज चौहान ऐसे बोल रहे हैं या स्टालिन कुछ बोल रहा है तो उससे मेरे बच्चों को धोखा है, हमारे अगली नस्लों को धोखा है। इस लेवल पर जाना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानूनी है या सही है, छोड़ दो बात। आहिस्ता आहिस्ता आम जनता उस पर आ रही है। सिर्फ बुद्धिजीवियों का प्रॉब्लम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया का इतिहास हम चेक करेंगे तो बुद्धिजीवियों ने प्रॉब्लम बनाए और अनाड़ी जो है उन्होंने सॉल्व किए, क्योंकि वो चर्चा में नहीं जाते, बस काम खत्म कर देते हैं, मामला आसान हो जाता है। तो इसलिए जो कुछ हुआ है कोर्ट में हुआ है, होगा। अब ये बात है
कि ये इसमें है कि नहीं, कानून का इतना जंगल खड़ा कर दिया है कि आप सिर्फ सांस लेते हो तो भी आप गुनहगार हो, ये प्रूव हो सकता है। इतना कानून का जंगल है। आपको पता नहीं कि इस कानून में के आधार पर आप कुछ करने जाओगे तो वो कानून टूट जाएगा। घर में इतना सामान भर के रखा है कि कोई चूहा घुसा है, कोई कॉकरोच घुसा है, तो उसको पकड़ने या मारने जाओगे तो अरे टीवी टूट जाएगा, अरे अलमारी का कांच टूटेगी, अरे ये होगा, ये बर्तन, अरे क्या है। तो जंगल कम करो, काम खत्म हो गया। घर का सामान जो रोजमर्रा की चीज नहीं है वो क्यों भर के रखते हो? और फिर हमको ही रहने को जगह कम हो रही है। अरे होगी नहीं तो क्या होगी, आपने कचरा भर के रखा है घर में। तो ये जो हमारी व्यवस्था बनी है ना, वो वैसी बनी है, वो समस्या है, हमें वो समझना पड़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मोदी, शाह, योगी, देवेंद्र ये अपने तरीके से काम कर रहे, हमको उनको बढ़ावा देना चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं, हमको कुछ समय के लिए लगेगा कि अरे भाई ये तो गलत हो रहा है, तो हमसे ज्यादा वो कर रहे हैं ना, हम तो कर नहीं रहे, हम खाली बकवास कर रहे हैं। तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो वो नाउम्मीद ना हो, उसके लिए प्रयास करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं, जिसमें उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जो याचिका थी जमानत की, वो खारिज भी की और खरी खरी सुनाई भी। किस किस को सुनाई? कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, सिद्धार्थ दवे थे, कई जो चेहरे हमें दिखाई देते हैं, सलमान खुर्शीद भी थे। और ये सब बचाव किनका कर रहे थे? जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और 5 साल से तिहाड़ में बंद हैं। इन बस पर यही, बहुत बस 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 एक मिनट, आपने जो कहा वो आप ही थोड़ा समझ लो, आप थोड़ा समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पिछले 4-5 साल से मैं ये बार बार सुन रहा हूं, अगले 1 साल मुझे आपकी दलील सुननी ही नहीं है, लेकिन भाऊ को सुनिए, ओमकार चौधरी को सुनिए, संजय दीक्षित को सुनिए। लाइन पर कैसे सुप्रीम कोर्ट आ गई? अरे बार बार वही बात बोल रहे हो तुम, नहीं सुनिए, अगले 1 साल मेरे दरवाजे पर आना नहीं। इस निर्णय तक सुप्रीम कोर्ट क्यों आया है सोचो, उसके पीछे का लॉजिक समझो। उनको मालूम है ये नालायकों का समर्थन करने आएंगे, तो इनके लिए 1 साल के लिए दरवाजा बंद करो। तो हम भी तय कर सकते हैं कि कोई जो देश के खिलाफ बोलेगा तो उसके बारे में 1 साल हम चर्चा नहीं करेंगे। क्या हम कर सकते हैं? नहीं करेंगे। हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, हम बोलेंगे मोदी को करना चाहिए, और हम क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। ये गलत है। मैं मानता हूं कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी तरफ हमको मुड़ना चाहिए, निगेटिविटी से बाहर हमको भी निकलना जरूरी है। ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने किया तो सुप्रीम कोर्ट इस निगेटिविटी से बाहर निकली कि भाई ये सारी है तो कितनी लंबी है, इसका पल्लू कहां से है, ये सब चर्चा क्यों शुरू की जाती है? अगर इस पर जाओ नीचे के कोर्ट में, जल्दी से तारीख निकालो, उसका अगर वो इनोसेंट है तो प्रूव करो, जमानत के लिए मत आओ। और ये दलीलें मेरा ख्याल है कम से कम 50 बार तो ये खालिद के लिए गए कोर्ट में, तो उनका मुनकर एक पट्टी लगा दी। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उस ऑर्डर में मत जाओ, उस ऑर्डर का मायने समझो। मैं मानता हूं कि वो उस ऑर्डर से क्लियर कर दिया कि 1 साल में ये आपका बकवास हमें सुनना नहीं है। पूरी मीडिया में पिछले 10-15 साल में एक बड़ा बदलाव अगर आ गया तो आहिस्ते आहिस्ते टीआरपी खत्म हो गई है। प्रिंट मीडिया का पेपर लोग पढ़ना बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि लोगों को मालूम है वही रवीश कुमार, वही कोई और अंजुम फंजुम जे बोलेंगे, बस तंग आ चुके, बस इनका सुनना नहीं। तो उस मीडिया हाउस के चेयरमैन वगैरह को उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट क्यों होता है ज्यादा? इससे भी बहुत ज्यादा, मैं अभी पहले आपसे बात कर रहा था, वही पृथ्वीराज चौहान जैसा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, बहुत ज्ञानी, होशियार, पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन उसकी लाचारी देखो। जो कुछ 19 दिसंबर को भारत का प्रधानमंत्री बदलेगा, मराठी होगा,
अब बोल रहे हैं कि वेनेजुएला जैसा मोदी को उठा कर लेके जाएंगे। अरे वो बुद्धिमान है, ये इतना पागल जैसा बात नहीं करेगा। लेकिन पृथ्वीराज ऐसी बात इसलिए कर रहा है कि उनको भी पता है अगर पागल जैसा कुछ नहीं बोलेंगे तो मीडिया उठाएगा नहीं। आजकल का मीडिया के चर्चा विमर्श हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई निगेटिव बोलो, गलत बोलो, पागल जैसा कुछ बोलो तो बस वो मुद्दा बन जाता है। अब कल की बात है, मेरा एक मराठी में हमारे दूसरे है उनका उसका पॉडकास्ट हो रहा था। मैंने बोला हरून खान का बीजेपी क्यों बोले? अरे जो अमित शाह टर्म था उसने 50 मिनट का भाषण किया है, उसमें 10 सेंटेंस सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, पठान के बारे में, खान के बारे में थे। लेकिन 50 मिनट में आपने 50 सेकंड का वो उठाया और वही न्यूज करके दिखा रहे। तो उसको अगर पब्लिसिटी चाहिए तो उस खान पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मुंबई के लिए ब्लूप्रिंट क्या है, मुंबई में क्या डेवलपमेंट करेंगे, उसमें वो आधा घंटा बोला है, लेकिन आप तो उस पर नहीं बोलेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमको भी इनकी तरफ पीठ दिखाना जरूरी है, ना इनको सीरियसली लेना है। बंद करो इन पर चर्चा। राहुल गांधी क्या करते हैं? अब आज अभी अभी मैंने किसी एक यूट्यूबर का ये देखा, जो मोदी नहीं कर पाए वो राहुल गांधी कर पाए। क्या किया? तो ट्रंप को कुछ धमकी दी वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि राहुल गांधी ने 50 करोड़ का चेक दे दिया, उसके खाते में पैसे हैं। अगर मोदी देता है चेक तो उसका पैसा निकलेगा 50 करोड़। राहुल गांधी अगर ब्लैंक चेक भी दे दे तो उसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन वो चेक लेकर अगर हम घुमाएंगे तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता मजाक का कारण बन जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आपने बताया, तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की अकल ठिकाने आई या वो भी तंग आ चुके। बस भाई, उमर खालिद से भी ज्यादा बहुत 70,000 केसेस पड़े हुए हैं, हम वो सुन नहीं पा रहे। तो अगले अक्सर पूरा साल आप लोग नहीं आने चाहिए। तो बस ये एजेंडे से निकाल दो, चर्चा की एजेंडे से अगर हम उनको निकाल देते हैं, आम जनता ने तो निकाल दिया है तो हमको भी निकालना पड़ेगा। और वही मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को क्या बताया छोड़ दो, हमको भी कुछ बताया, तो वो हमको समझना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि दूसरे को अगर सबक मिलता है तो हमको भी उससे सीखना जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट बदल क्यों रहे हैं? पब्लिक में भी, मीडिया में भी ये बात तो लगातार कही जा रही थी कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से तमाम तरह की बुराइयां आ गई हैं, या इनमें एक खास विचारधारा के जजेस भरे हुए हैं, वो उसी विचारधारा से प्रेरित होते हैं और उसी विचारधारा से प्रेरित होकर के गलत फैसले देते हैं। इन्हीं लोगों ने ऐसे बहुत सारे फैसले दिए हैं जिसको क्रिटिसाइज किया गया है। अब आकर के अगर हम ये मान रहे हैं कि सद्बुद्धि आ गई है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को, जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये बुनियादी अंतर क्यों दिखाई दे रहा है इनकी अप्रोच और सोच में? नहीं, ये समय का बदलाव है। देखो आज धोतिया कितनी दुकान में मिलती है, तो वो बदलाव आ गया? नहीं, बदलाव आ गया। आज अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं, ज्यादा धोती संभालने में तकलीफ होती है तो लोग पतलून पहनते हैं, दुकानें पतलून की हो गई। तो ये मैं बदलाव नहीं मानता, ये समय की मांग होती है, समय की मांग होती है। अगर मीडिया में ये सब चीजें नहीं चल रही है, हमारा पेपर नहीं चल रहा है, तो बहुत सारे संपादकों को नारियल देकर घर से मीडिया हाउसेस ने भगा दिया है ना। अब कल की बात है ना, कोई वो लल्लन टॉप वाला, उसको भी निकाल दिया। तो क्यों निकाल दिया वो सोचो, क्योंकि जो जिसने पैसा लगाया, कैपिटल पूंजी लगाई, उसको भी उससे प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो कारण क्या है? वो ढूंढते भाई इसके सब्जेक्ट सारे लोगों को नापसंद सब्जेक्ट ले रहा है, तो हमको इसको भगाना पड़ेगा, तो ले लेते। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज जो होते हैं वो भी इंसान है आखिर, उनको भी पता चलता है कि जो हम संविधान या कानून का विमर्श है उसके आधार पर बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन
अगर जनता नहीं तो एक दिन जनता कोर्ट में घुसकर मारेगी भी। ये जब रियलाइजेशन हो जाता है तो उनको बदलना पड़ता है। आपको एक बात याद दिला दूं कि जब दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के सरन्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, उस वक्त 4 जजों ने बगावत कर दी थी। आपको याद होगा, चेलमेश्वर, गोगोई वगैरह जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सब कुछ हो गया था। और उसके बाद जब आगे चलकर गोगोई खुद चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने पहले ही दिन प्रशांत भूषण को अपने कोर्ट से निकाल बाहर किया था। तो वो बदलाव था? बिल्कुल बदलाव नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उनके भी समझ में आता है कि एक बात होती है, जब तक एक पत्थर को आप भगवान मानते हो तब तक वहां मत्था टेकते हो। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाता है कि भाई ये तो पत्थर है, तो आप नहीं मत्था टेकोगे। तो पत्थर को भी ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जब तक लोग मुझे भगवान मानते हैं तब तक मत्था टेकेंगे। तो ऐसा मुझसे कुछ नहीं होना चाहिए कि लोगों के समझ में आ जाए ये पत्थर है। तो ये अगर रियलाइजेशन कोर्ट में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, हर जगह आ रहा है, तो उससे लोग बदल रहे हैं, दुनिया जमाना बदल रहा है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो समय की मांग होती है हर चीज की। म्यूजिक में, फिल्मों में बदलाव आ रहा है। आपने अभी अभी देखा होगा, धुरंधर में इतनी धमाल कर दी है। अरे एक समय था कि एक देश प्रेमी या एंटी पाकिस्तान फिल्म बनती है तो उसको, आपको याद होगा, कश्मीर फाइल को थिएटर मिलने में तकलीफ हो रही थी 8 साल पहले। आज धुरंधर के लिए हर थिएटर रेडी है। क्यों? यह बदलाव कैसे आया? पर अगर कश्मीर फाइल धंधा करती है, वैक्सीन वॉर धंधा करती है, ताशकंद फाइल धंधा करती है, तो पूंजी लगाने वाले आ गए, थिएटर भी आ गए। तो ये बदलाव है? बिल्कुल बदलाव नहीं, वो समय की मांग होती है। मोदी भी समय की मांग थी। लोग तंग आ चुके थे इनके सेक्युलरिज्म से। इसलिए 8 चुनाव के बाद अगर मोदी को सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आई, क्योंकि वो समय की मांग थी। और उस बदलाव के लिए आंदोलन सेक्युलर लोगों ने छेड़ा था। केजरीवाल हो वगैरह वगैरह जो कोई थे लोकपाल आंदोलन में, उसमें कोई आरएसएस नहीं थे ना, उसमें कोई हिंदुत्ववादी नहीं था। लेकिन उनमें भी बहुत सारे लोग थे कि वो बदलाव चाहते थे। और लोगों को जब वो बदलाव की आहट दिखाई दी कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो मोदी ने लोगों ने वो अवसर लपक लिया और मोदी को सिंगल पार्टी मेजॉरिटी 2 बार दी। तो वो मैं बदलाव नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ये समय की मांग होती है। अगर समय की मांग के साथ आप नहीं बदलोगे तो आप इतिहास में जमा हो जाते हो, आप खुद इतिहास बन जाते हो, क्योंकि वर्तमान में जीने लायक आप नहीं बचे। यही उसका तथ्यार्थ होता है। भाव थोड़ी सी चर्चा जरा आखिर में बीएमसी और दूसरे जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उन पर कर लें। अभी ताजा खबर ये आ रही है कि अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। हाँ, वो लोकल है, उसमें क्या बड़ी बात है। देखो, एक बोरा चावल आप लाते हो, उसमें 4-10 कंकड़ होते हैं तो उसमें गड़बड़ नहीं होती। कंकड़ निकालकर समय पर, खाने के समय पूरा बोरा निकालकर उसमें से कंकड़ आप नहीं निकालते। आप में आपको जितना चावल पकाना है उतना निकालते हो, उसमें अगर कंकड़ होगा तो निकालते हो। पूरा बोरा जो है वो साफ करने की पहले दिन आप कोशिश नहीं करते। ये जिंदगी की क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अरे तुमने एक बोरा चावल रख के रखे, उसमें तो मुट्ठी भर कंकड़ हो गए भी, अभी तक साफ नहीं किए। ये नहीं होता, इसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो एक अभी अभी आपको याद होगा कि 228 नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हो गए। पूरे महाराष्ट्र का जितना वोटिंग है उसमें देख कुछ 30-40 लाख भी वोटर उसमें नहीं है। यानी पूरे महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है उसमें 1% में 1% में 1% भी पॉपुलेशन नहीं है। वहां कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो गए, अरे बाप रे, भूकंप ही हो गया।
ये जो तरीका है खबरें फैलाने का, तो बाकी जगह क्या है? मुंबई में, अकेले मुंबई में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर है, और ये जो क्या बोले आप, अमरनाथ वगैरह जो कुछ है, वहां 1 लाख वोटर भी नहीं है। महाराष्ट्र में 6-7 करोड़ वोटर है, उसमें अगर 70-80 हजार वोटर है, वहां एक कुछ ऐसा हो गया तो पूरा बीजेपी पर ब्लेम करो। लेकिन ये लोकल मामला है। देवेंद्र फडणवीस का बयान आ गया कि हम अपने पार्टी के जिन नेताओं ने ये खेल किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कि करेंगे। वहां पर 27 पार्षद चुने गए थे शिवसेना के, बीजेपी के 14 चुने गए थे, कांग्रेस के 12 चुने गए थे, एनसीपी के 4, इंडिपेंडेंट 2, 60 का सदन है, 31 सीटें चाहिए वहां मेयर बनने के लिए, और कांग्रेस के लोकल और कांग्रेस के बीजेपी के लोकल ने हाथ मिला लिया, बाकी लोगों से गठबंधन कर लिया, और शिवसेना 27 सीट अकेले हासिल करने पर भी टापती रह गई। तो अब हालत ये है कि देवेंद्र फडणवीस का बयान आ गया है कि हम ये खेल नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है इधर। बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल दिलचस्प नहीं है, बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। 2.5 साल के लिए सबसे बड़ी पार्टी होकर देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर बने बैठे थे। जो कोई आज इसको अनैतिक बोल रहा है, उसको पहले ये बोलना चाहिए था, उद्धव ठाकरे शरद पवार नाम के 1 नंबर के खलनायक किसी महाराष्ट्र में पैदा हुए, उसकी ये नाजायज औलाद है अमरनाथ में, ऐसा बोलो तो मैं मान लूंगा। आपने आदर्श क्या दिया था 2019 के चुनाव के बाद? अरे भाई, किसी के साथ जाकर चुनकर आओ और बाद में जिसको चाहिए वो इकट्ठा हो जाओ, बहुमत दिखाओ और ले जाओ। और आपको याद होगा, जयपुर में मैंने 3 साल पहले एक बोला था, डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है। हमारे महाराष्ट्र में जो स्पीकर हुआ करते थे, सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष थे अरुण गुजराती, उन्होंने उस बार 99 में बताया था, 26 साल पहले, कि अब हमारी डेमोक्रेसी आंकड़ों की है। 51 दिखाओ, तुम पूरे के पूरे 100 ले जाओ, आपके पास 49 है तो तुम भिखारी हो। ये हमारी डेमोक्रेसी आंकड़ों की है। अगर ये गलत है तो मुझे एक बताइए कि नीतीश आएगा, नायडू आएगा और मोदी सरकार गिर जाएगी, ये बोलने वाले क्या आज बोल रहे हैं? आज अचानक उनको अमरनाथ सबसे बड़ा लग रहा है, और देश का पार्लियामेंट बिल्कुल छोटा है अमरनाथ की नगर पालिका से। अगर वो लोग जो आज अमरनाथ में जो कुछ हुआ वो गलत है, अनैतिक है बोल रहे हैं, उनके लिए मेरा सवाल है, अगर आपने नीतीश और नायडू के बारे में अनैतिक बातें मत करो ऐसा कांग्रेस को कहीं टोका होगा प्रवक्ता को, तब आप आज अनैतिक बात करो, लेकिन आज उस अनैतिक शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार भी आपको नहीं रहता। अगर आप मोदी को गिराने के लिए नीतीश और नायडू निकल कर आएंगे या बात कर रहे हो, अगर वो अनैतिक नहीं है तो अमरनाथ में जो हुआ वो अनैतिक नहीं है, अजूबा नहीं है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी आंकड़ों की है। हाँ, उसको भाजपा निकाल दे, वो करे, वो अलग है, वो अलग है, वो मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर वो नैतिक था, अगर वो संवैधानिक था, तो ये पूरा का पूरा संवैधानिक है। क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, एक बात ध्यान में रखो, जो चुनकर आता है वो पार्टी का बाद में है, पहले वो इंडिविजुअल है। उस वार्ड के, उस चुनाव क्षेत्र के वोटर ने उसको अपना प्रतिनिधि करके चुना है, वो पार्टी का गुलाम कब से बन गया? ये कहां की डेमोक्रेसी? अगर वो लोग चाहते कि हमको ये अपोजिशन लीडर चाहिए, ये मेयर चाहिए, तो उनका वो पूरा अधिकार है, पार्टी उसमें हस्तक्षेप करे, वो अनडेमोक्रेटिक है। नहीं, लेकिन पार्टी तो हस्तक्षेप कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि हम ये नहीं मानेंगे, और हम 2.5 साल से जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, शिवसेना यानी शिंदे सेना, हम उसके साथ हैं।
इस तरह के गठबंधन के साथ नहीं है। नहीं, वो उनको बोलना जरूरी है क्योंकि बीएमसी के चुनाव चल रहे हैं, वो बोलेंगे। लेकिन देखो, ये अंदरूनी झगड़े चलते रहते। आपको याद होगा नागालैंड में पवार की पार्टी की पूरी पार्टी बोली वहां की कि हम तो बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की मिलीजुली सरकार है, उनके साथ जाएंगे। आप हाँ बोलो या ना बोलो, हम पार्टी बदल कर वहां जाएंगे। तो पवार ने ओके दिया था। ये कोई पुरानी बात नहीं है। तो ये 2 मिनट के लिए कोई हीरो बनता है, 2 मिनट के लिए कोई विलन बनता है, वो चर्चा करने का बड़ा विषय नहीं मानता। हाँ, राज्य की लेवल पर होता है तो अलग बात है। 1973 में मुंबई में वंदे मातरम पर बड़ा बवाल मचा था और बाला साहब ठाकरे ने वंदे मातरम पर ही बीएमसी के चुनाव लड़े थे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उसी मुस्लिम लीग के 11 कारपोरेटर का सपोर्ट लेके सुधीर जोशी को मेयर बनाया था। तो वो क्या था? वो नैतिक था। तो ये नए नए बच्चे हैं, उनको नैतिक क्या होता है, अनैतिक क्या होता है पता नहीं है। तो वह चर्चा होती रहती है। हम जैसे लोगों ने, मैच्योर लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लोकल मामला है, चलता रहता है, ऐसा इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन उससे पार्टियां नहीं चलती। जो नेशनल पार्टियां है, क्षेत्रीय पार्टियां है, वो लोकल लेवल पर जो करती है उस पर इसका इम्पैक्ट कितना होगा वो देखा जाएगा। और इसलिए देवेंद्र ने बोला है कि ये चलने नहीं देंगे। ये चलने कब तक नहीं देंगे? 16 तारीख तक। 16 तारीख के बाद सब चुपचाप हो जाएगा। आपको याद होगा, कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे, येदियुरप्पा उप मुख्यमंत्री बने थे, तो लोगों को दिखाने के लिए रुमाल आंखों को लगाकर देवेगौड़ा रोते बैठे थे, याद है आपको? और आगे जाकर वही देवेगौड़ा मेरे ही बेटे को मुख्यमंत्री कंटिन्यू करो, इसके लिए अडवाणी के दरवाजे पर जाकर खड़े रहते। तो ये ड्रामा चलता है, उसको हम कितना सीरियस लेंगे उसमें है। और ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने का कोई फायदा इनको मिलेगा क्या, दोनों भाइयों को? अगर नुकसान ही नहीं हुआ है तो फायदा क्या होगा? राज ठाकरे निकल गया, उसका जो नुकसान था 2009 में हुआ था। उसके बाद राज ठाकरे का कोई बड़ा इम्पैक्ट 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में दिखाई नहीं दिया। तो अगर नुकसान भी नहीं हो रहा था, और 3 साल पहले तो आदित्य ठाकरे ही बोला था जो पार्टी खत्म हो चुकी है उस पर मैं रिएक्ट क्यों हो जाऊं, और आज उसके ही पैर पकड़ने गए कि भाई हमारे साथ आ जा। तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग मन बना चुके हैं तो उसी तरीके से उसके रिजल्ट आएंगे, उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और कई विषयों पर अपडेट देने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाव के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष और हिंदी में प्रतिवाद, उनको भी आप सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।